नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्फीयर में। और आप सभी लोग जो एमटीएस का एग्जाम जिनका आने वाला है, आने वाली शिफ्टों में, वो लोग काफी ज्यादा इधर उधर में परेशान हैं कि प्रश्न पूछे कैसे गए और अब क्या पूछा जा सकता है। तो एमटीएस का जो पैटर्न है वो एसएससी ने थोड़ा सा बदला है इस बार। और यहाँ पे लगभग लगभग जितने भी पिछले शिफ्ट में पेपर हुए उन सबको मैंने सेम टू सेम तो नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे कि हमारे पास विकल्प जो है वो मौजूद नहीं है, तो प्रश्न हमारे पास मौजूद हैं और उनके आधार पर कौन से प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आगे की वीडियोस के लिए। और हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने पहले क्वेश्चन पर। तो आप सभी लोगों को बताऊं तो हमसे एमटीएस में पूछा गया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर इसको बच्चा आप सबको पता है कि पाल वंश के एक शासक थे जिनका नाम क्या था, धर्मपाल। ठीक है, किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। तो ये आपसे जो विश्वविद्यालय पूछे जा रहे हैं इनसे आगे भी सवाल बन सकता है। तो इसके लिए आपको ये टेबल जो है वो याद करना होगा। जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है इसको बनवाया था राजा आम्बी ने, ये गांधार वंश के राजा थे। क्लियर। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2 महीने पहले इसका उद्घाटन भी हुआ था। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बिहार में स्थित है। और गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना करवाई थी। फिर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी बिहार में है और धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। तो ये पाल वंश से संबंधित हैं। ऐसे ही वल्लभी विश्वविद्यालय है, ये गुजरात में स्थित है। और राजा भट्टारक, या फिर इनको हम कहीं कहीं भट्टारक भी बोलते हैं, इन्होंने क्या की थी, वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। और धर्मपाल जो थे इनके ही वंशज गोपाल ने क्या की थी, पाल वंश की स्थापना, सॉरी, औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। एक और हो जाता है इंपॉर्टेंट, कांची विश्वविद्यालय, ये कांचीपुरम तमिलनाडु में है। और ये एकमात्र विश्वविद्यालय है जो साउथ इंडिया में स्थित है। कहां पर है, साउथ इंडिया में स्थित है बच्चा। तो इसको भी आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे कि कांची विश्वविद्यालय की स्थापना तो ये पल्लव वंश के पल्लव राजाओं के द्वारा संरक्षित की गई और स्थापित की गई थी। तो ये आप पूरा पूरा लिस्ट जो है नोट डाउन कर लेंगे। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल लिंक में है और टेलीग्राम दोनों है, कोई भी एक ज्वाइन करके आप वहां से ले सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि 80 to 85% जो क्वेश्चन है आपका जीएस का वो यहाँ से मिल जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में कौन सी सीमा होती है। तो सबसे पहले आपको बताएं तो वायुमंडल में टोटल जो परतें हैं वो कितनी हैं, 5 हैं। कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले आती है, सबसे नीचे कौन सी आ जाएगी, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या आती है, क्षोभ मंडल। फिर इसके ऊपर आ जाएगी कौन सी, समताप मंडल। ठीक, उसके बाद कौन सी आ जाएगी, आयन मंडल। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, मध्य मंडल। फिर इसके बाद हम बोल सकते हैं ताप मंडल। और उसके बाद हम बोल सकते हैं बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये 5 परतें जो हैं वो वायुमंडल में पाई जाती हैं। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट होता है, जैसे जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। क्लियर। मध्य मंडल जो है ये किसके लिए है, तो मध्य मंडल जो है यहाँ पे जो उल्का पिंड वगैरह आपके आते हैं वो क्या होते हैं, जलकर नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक बहिर्मंडल है, बहिर्मंडल पर क्या होता है, जो आपके सैटेलाइट होते हैं ये यहाँ पर छोड़े जाते हैं। क्लियर। चलिए, तो ये सारी होती हैं रेखाएं और मंडल। अब इनसे पूछा गया है कि सीमा कौन सी अलग करती है। तो देखिए, क्षोभ मंडल जो है ये 0 से 12 किलोमीटर के बीच में है। यहाँ पर मौसम और जलवायु की घटनाएं होती हैं। तापमान जो है वो ऊंचाई के साथ घटता जाता है। ठीक है, कितना घटता है, 1.6 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस कितने पर, एक
सॉरी ये अभी मिस हो रहा है बच्चे, तो इसको छोड़ेंगे। इसको, हाँ, जो ये घटता है इसको हम बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। ठीक है, क्या बोलते हैं? सामान्य ताप ह्रास दर, या फिर इसी को हम बोल देते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक, तो ये क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे आपका जो तापमान है वो कम होता जाता है। ये जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है 1 किलोमीटर पर 1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। क्लियर? तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली रेखा होती है ट्रोपोपॉज या फिर क्षोभावसान या फिर क्षोभ सीमा। ठीक, उसके बाद समताप मंडल आता है। समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है। यहाँ पर ओजोन परत स्थित होती है और यहाँ क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता जाता है। क्षोभ मंडल और मध्य मंडल को अलग करती है कौन? समताप सीमा या फिर स्ट्रेटोपॉज, इसको भी आप याद रखेंगे। फिर मध्य मंडल आपका हो जाएगा, मध्य मंडल 50 से 85 किलोमीटर के बीच में है। यहाँ पर तापमान फिर से घटना स्टार्ट हो जाता है और उल्का पिंड वाली घटनाएं यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर जो सीमा होती है इसको मीजोपॉज या फिर मध्य सीमा या फिर मध्यम अवसान बोलते हैं। फिर आ जाएगा आपका आयन मंडल या फिर ताप मंडल। आयन मंडल और ताप मंडल 85 से 600 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। जो आपका ISS है, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जहां पर अभी सुनीता विलियम्स जो है वो फंसी हुई हैं, वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। क्लियर? इसकी कोई भी सीमा नहीं है। और इसके बाद आ जाता है बहिर्मंडल, और 600 किलोमीटर के ऊपर का जो भी अंतरिक्ष का पूरा एरिया है वो कहां पर आता है? वो बहिर्मंडल में आता है। तापमान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन क्या होता है कि बहुत ही गैसीय मात्रा है यहाँ पर, तो अणु बहुत बहुत दूर है, इसलिए कुछ भी पता नहीं चलता है। क्लियर? तो यहां से भी आपका क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 का प्रावधान किससे है? क्लियर? तो देखिए, सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है वो आर्टिकल पूछा जा रहा है, और डायरेक्टली पूछा जा रहा है सीधे नंबर्स में कि फला आर्टिकल किससे संबंधित है। ठीक, जैसे आपसे पूछा गया 129 पूछा गया, 32 पूछा गया, 23 पूछा गया, 124 पूछा गया, तो डायरेक्ट आर्टिकल ही पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो मौलिक अधिकार हैं वो आप सबको पता है 12 से 35 तक है। ठीक, एक सवाल और पूछा गया था कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? ठीक है, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है बच्चा घोषणा पत्र। ठीक है, क्या होता है? घोषणा पत्र, या फिर नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकार और उनसे संबंधित घोषणा पत्र। तो जो आपका भाग 3 है, ठीक, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। तो भाग 3 को ही क्या बोला जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन अभी एमटीएस में पूछा जा चुका है। तो मौलिक अधिकार का प्रावधान कहां पर है? 12 से 35। कहां से लिया गया है? तो इसको लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रावधान से, जहां पर इसका नाम क्या है? बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, क्या नाम है? बिल ऑफ राइट्स नाम है। इसको ट्रिक से याद कर लेंगे, क्या है? समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। ठीक है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। अब सम से क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार, ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। फिर उसके बाद अस्त से क्या हो जाएगा? मतलब यहां से हम आधा सा लेंगे तो स्वतंत्रता हो जाएगा। और स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा 19 से 22 तक। और कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में? तो याद रखेंगे 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद शोध में सो लेंगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक, 23 से 24 2। और आपसे पूछा क्या गया है? अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 किससे संबंधित हो जाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर मानव दुर्व्यापार। ठीक है, क्लियर? चलिए, इसके बाद है धा। धा से क्या हो जाएगा आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के अंतर्गत। फिर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आपके अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं।
और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो बच्चा दिया गया है वो आपका दिया गया है अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 32 में और क्या है, तो अनुच्छेद 32 में आप सभी लोगों को दिया गया है 5 प्रकार की रिट। 5 प्रकार की रिट कहां से, एक तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके किससे होगा, अनुच्छेद 32 का जब प्रयोग करेंगे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। और जब अनुच्छेद 226 का प्रयोग करेंगे तो कहां जाएंगे, अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हम जाएंगे हाई कोर्ट, ठीक। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं मौलिक अधिकारों को। क्लियर, सब एक एक करके पूरा देख लेंगे, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर पूरा निपटा के जाएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी भी क्लासेस हैं, आप एक एक करके सारी क्लास देखेंगे तो पूरा आपका समझ में आ जाएगा। जिनका भी 7, 8, 9 से स्टार्ट है, एकदम से 5 तक आपकी सारी क्लासें कंप्लीट कर दूंगा मैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना कि आगे की क्लास आपको चाहिए, ठीक है। चलिए, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले कहां पर है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, ठीक। उसके बाद अगर आप देखें तो अनुच्छेद 12 में क्या है बच्चा, तो राज्य की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन दिया गया है। तो ये आप मैनुअली याद करेंगे। और अब शुरू होगा आपका मौलिक अधिकार। पहला क्या आपने पढ़ा था, समस्त से, तो सम से क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता या फिर कानून के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका अनुच्छेद 15, जिसमें 5 आधार दिए गए हैं, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश, ठीक है। तो ये 5 आधार के आधार पर भेदभाव से निषेध, मतलब किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आएगा अनुच्छेद 16, इसमें दिया गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब जो सरकारी नौकरियां निकलेंगी उसमें सभी लोग को समान रूप से देखा जाएगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 में बच्चा बताया गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में आपको बताया गया है उपाधियों का अंत होगा। जैसे पहले क्या था कि राजा, महाराज, महाराजाधिराज, ये सब उपाधियां होती थी, महोदय, वहोदय। तो अब क्या है, ये उपाधियां यहाँ पर नहीं यूज होंगी। तो उपाधियों का अंत जो है यहाँ पर अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया है। तो ये आपका क्या था, 14 से 18 समानता का अधिकार। अब आएंगे दूसरे पर। दूसरा क्या था, समस्त में स्व, तो स्वतंत्रता का अधिकार कहां से हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से 22 तक। क्लियर, तो अनुच्छेद 19 में क्या है, इसमें आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। वो कहां से कहां तक है, 19 एक ए से 19 एक, और ये आपका ऐसे बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ नहीं है, फिर आ जाएगा जी। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। क्लियर, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 19 से क्या अपराध रखेंगे, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। फिर उसके बाद जो आएगा आपका अनुच्छेद 21, ठीक है। 21 में आपको क्या प्रदान किया, सॉरी 20 में आपको दिया गया है दोष सिद्धि से संरक्षण, ठीक है। किससे, दोष सिद्धि से संरक्षण। क्लियर, मतलब कि आपको बिना वजह जो मतलब हिरासत होती है उन सब में से बचाया जाएगा। आप अपने विरुद्ध जो है वो गवाही वगैरह नहीं दे सकते। या फिर जैसे आपने सुना होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं अनुच्छेद 20 में। फिर आ जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब गरिमा में जीवन की बात कही गई है। फिर आ जाएगा अनुच्छेद 21 ए। 21 ए जो है ये जोड़ा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें क्या आता है, इसमें आता है शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा का अधिकार क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं
इनको क्या करेगी, इनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21। फिर गिरफ्तारी से सुरक्षा हो जाएगा आपका अनुच्छेद 22। क्लियर? इसके बाद तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा और पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 23 और 24। अब अनुच्छेद 23 में क्या है कि 14 मानव तस्करी, हाँ क्या है, मानव दुर्व्यापार, मतलब किसी सामान की तरह मनुष्य को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। जैसे बहुत पहले क्या होता था, दास प्रथा आपने सुनी होगी, तो दास प्रथा में मनुष्यों को खरीदा और बेचा जाता था। तो इसका यहाँ पर क्या किया गया, निषेध किया गया अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 में किया गया कि जो जोखिम भरी स्थान है, जैसे कोई कारखाना हो गया, खदान हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनसे रोक लगाई जाएगी। ठीक है, मतलब बच्चों से खतरनाक जगहों पर काम नहीं कराया जाएगा। क्लियर ना? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है आपका, आगे हो जाएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। तो अनुच्छेद 25 आपका बोलता है धर्म का पालन, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। आपसे अनुच्छेद 28 जो है ये एमटीएस में अभी पूछा गया था, तो और 23 पूछा जा चुका है और 32 पूछा जा चुका है। तो इसको आप और आगे का कोशिश करो कि याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से अब पूछा जाएगा। क्लियर? तो धर्म का पालन और आचरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक मामलों में को प्रतिबंधित करने की स्वतंत्रता 26 में है। धर्म पर आधारित जो कर हैं इनकी स्वतंत्रता है 27 में। और धार्मिक शिक्षा का निषेध है अनुच्छेद 28 में। क्लियर? तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे बच्चा। फिर है अनुच्छेद 29 और 30। यहाँ पर क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई है। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, आधार क्या होगा, भाषा, लिपि और संस्कृति, इनके आधार पर जो भी लोग अल्पसंख्यक हैं उनको अपने अधिकारों की और अपने भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 29 से। और अपने शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने के लिए अधिकार दिया गया अनुच्छेद 30 से। ठीक है, उसके बाद ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, कौन सा, अनुच्छेद 32। डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या बोला, आर्टिकल 32 को बोला संविधान की आत्मा। ठीक है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान की आत्मा किसको बोला गया है, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत है क्या। तो इसके अंतर्गत बच्चा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आपको क्या मिलता है, 5 रिट मिलती है। जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय जा सकते हैं। 32 का प्रयोग करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, और 226 का प्रयोग आप करेंगे हाई कोर्ट में जाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा गया है फिर से कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो आप सबको पता है कि भारतीय संविधान में भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 ये किससे संबंधित है, ये किससे, नागरिकता से। ठीक है, किससे संबंधित हो जाता है, नागरिकता से संबंधित हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ देखिए कुछ चीजें हैं। तो संविधान के प्रारंभ से नागरिकता की बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 5 में की गई है। फिर भारत में नागरिकता के जो आधार हैं, ठीक है, मतलब कि जैसे पहली एक तरह से आप देखें तो 6 में क्या बोला गया है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, ठीक है, पाकिस्तान से कहाँ आए हैं, इंडिया आए हैं, इन लोगों की नागरिकता। फिर अनुच्छेद 7 में बोला गया है कि जो लोग इंडिया से पहले गए पाकिस्तान, पसंद नहीं आया तो फिर कहां पर आ गए, इंडिया, इन लोगों के संबंध में नागरिकता। उसके बाद अनुच्छेद 8 में बोला गया है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं, ठीक है, कौन, भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 8 में किए गए हैं। फिर अनुच्छेद 9 में किए गए कि नागरिकता जो है वो जैसे कि नागरिकता के संबंध में संसद का अधिकार। इसका सिंपल सा मतलब है
कि किसकी नागरिकता बनी रहेगी, किसकी नागरिकता जाएगी। ये सारे जो अधिकार हैं ये किसके पास होंगे, संसद के पास होंगे। फिर अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून जो होगा वो कौन बनाएगा, वो भारत की संसद ही बनाएगी और किसी के पास ये अधिकार नहीं होंगे। और अनुच्छेद 11 जो है इसमें प्रावधान किया गया कि जो नागरिकता है वो बनी रहेगी कब तक और कैसे। ठीक है, तो ये है नागरिकता के सारे अधिकार। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक का नामकरण किसके द्वारा किया गया। तो आप सबको पता है जो मोज़ले थे, मोज़ले ने क्या किया था, परमाणु क्रमांक का नामकरण किया था। क्लियर, क्या किया था, परमाणु क्रमांक का नामकरण किया था। अब यहां पर कुछ चीजें और हैं। हेनरी मोज़ले 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज की थी और अवधारणा प्रस्तुत की थी किसकी, परमाणु क्रमांक की। और इन्होंने आवर्त सारणी में क्या किया था, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। क्लियर। फिर उसके बाद आ जाएंगे जॉन डाल्टन। डाल्टन ने क्या किया था, परमाणु भार की खोज की थी। ये आप याद रखेंगे। परमाणु भार क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु का सापेक्षिक भार होता है। फिर उसके बाद जे जे थॉमसन थे। जे जे थॉमसन ने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड ने खोज की थी प्रोटॉन की। और चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की। तो ये आप याद रखेंगे कि अगर आपसे अभी परमाणु क्रमांक पूछ लिया गया है, एटॉमिक नंबर पूछा गया है, तो एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी चीजें भी पूछी जा सकती हैं। क्लियर। चलिए, इसके बाद पूछा गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो नारा था या फिर जो गाना था, ये निम्नलिखित में से कौन दिया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि विकल्प हमारे पास नहीं मौजूद है। तो देखिए, ये जो लिखा गया था इसको लिखा था अब्दुल्ला खान ने। क्लियर। अब ये गाना जो है इसको हम क्या बोलते हैं, तराना ए हिंद। क्या बोलते हैं, तराना ए हिंद इसको हम बोलते हैं। 16 अगस्त 1904 को ये इत्तिहाद नामक एक पत्रिका थी, इसमें प्रकाशित किया गया था। क्लियर। और सबसे पहले लाहौर के सरकारी कॉलेज में ये पढ़ा गया था। क्लियर। अब देखिए, और जो बाकी नारे हैं इनको आप देखेंगे तो स्वराज का जो नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा जो लिखा था हजरत मोहानी ने लिखा था। ये हमेशा याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है और ऑप्शन हो जाता है भगत सिंह। लिखा था इसको हजरत मोहानी ने और इस नारे को पॉपुलर किया था भगत सिंह ने। ठीक। फिर साइमन कमीशन वापस जाओ या फिर साइमन गो बैक में लाला लाजपत राय थे, लाठी लगने पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। करो या मरो का नारा दिया था ये महात्मा गांधी ने। फिर जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। इनको 2024 का भारत रत्न भी दिया गया है और इनको जन नायक के नाम से भी जाना जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा था राम प्रसाद बिस्मिल का। जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये सारे नारे थे किसके, सुभाष चंद्र बोस के। उसके बाद विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका था, श्यामलाल गुप्ता का था। इन्होंने ये नारा यहाँ पर दिया था। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद आपसे पूछा गया है कि बीसीसीआई के द्वारा कौन सा मैच नहीं कराया जाता है। तो आप सबको पता है बीसीसीआई क्या है, भारत क्रिकेट कंट्रोल एसोसिएशन। ये मतलब एक तरह से क्या है कि भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। ठीक। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना बच्चे की गई थी 1928 में। इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है वानखेड़े मुंबई। ठीक है, कहां पर है, वानखेड़े मुंबई, जो स्टेडियम है वहां पर इसका मुख्यालय वो है स्थित है। ठीक। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है। ठीक। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं रॉजर बिन्नी। कभी भी जय शाह उत्तर लगाकर मत आना,
जय शाह क्या है, इसके सचिव हैं, यानी कि सेक्रेटरी हैं। कौन है? जय शाह। ठीक है। लेकिन अगर हम आप बात करें अध्यक्ष की, चेयरमैन की, तो इसके अध्यक्ष हैं रॉजर बिन्नी। ठीक, कौन है? रॉजर बिन्नी। ठीक। अभी देखिए एक चीज और है कि जो जयशाह हैं ये दिसंबर तक ही रहेंगे, इनको आईसीसी का चेयरमैन चुन लिया गया है। तो ये दिसंबर से आईसीसी के चेयरमैन के पद पर नियुक्त हो जाएंगे। तो अभी वर्तमान में ये क्या है? ये वर्तमान में अभी हमारे बीसीसीआई के सचिव हैं 2019 से। ठीक है, कब से हैं? 2019 से हैं। इनके पहले कौन था? तो इनके पहले थे बंगाल टाइगर सौरव गांगुली। क्लियर? अब देखिए कुछ चीजें यहां पर देखिए। हाँ, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रॉजर बिन्नी। मुंबई महाराष्ट्र, कहां पर? वानखेड़े। ठीक है, बहुत अंदर पूछेगा तो यहां तक पूछेगा। वानखेड़े स्टेडियम जो है वो इसका मुख्यालय है। तो हर प्रकार के मैच जो है, अंतरराष्ट्रीय, घरेलू और आईपीएल, इनका संचालन कौन करता है? बीसीसीआई करता है। लेकिन जो स्थानीय मैच हैं, ठीक है, स्थानीय मैचों का संचालन ये नहीं करता है। क्लियर? प्रमुख टूर्नामेंट कौन कौन से हैं इसके? आईपीएल है, रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, विजय हजारे है। ये सारे इसके जो प्रमुख ट्रॉफीज हैं जिनका स्वामित्व बीसीसीआई के पास है, वो करवाता है। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में आईपीएल बच्चा शुरू किया गया था। क्लियर? घरेलू भी कौन कौन सा है? तो रणजी ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है। तो ये सारे कौन से हैं? इसके घरेलू टूर्नामेंट हैं जो स्टेट्स आपस में खेलते हैं। क्लियर ना? चलिए, इसके बाद पूछा गया है भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख कलाकार कौन है? क्लियर? तो भरतनाट्यम जो है वो एक क्लासिकल डांस है आपका। क्लियर? कहाँ का? तमिलनाडु का। तो यहां पर पूछा गया है आपसे कि भरतनाट्यम से संबंधित कौन कौन है। तो सबसे पहले रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और अवार्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल अगर आपको याद हो गई तो 2 क्वेश्चन आप आराम से निपटा ले जाओगे। पहला रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये सारे भरतनाट्यम वाले हैं तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए। तो पद्म भूषण इनको मिला था 1956 में, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो इनको मिला था 1957 में। फिर टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम से हैं। इनको पद्म विभूषण मिला था 1977 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिली थी 1973 में, और नेहरू फेलोशिप 1977 में। यामिनी कृष्णमूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका अभी अभी निधन हो चुका है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति पद्म भूषण 2001 में, पद्म श्री 1968 में, और संगीत नाटक अकादमी 1977 में। क्लियर? फिर मालविका सरुकई पद्मश्री 2003 में, संगीत नाटक अकादमी 2002 में। फिर सोनल मानसिंह, इनको पद्म भूषण मिला था 1992 में, पद्म विभूषण मिला था 2003 में, और संगीत नाटक अकादमी मिला था 1987 में। फिर मृणालिनी साराभाई हैं, इनको पद्म भूषण मिला था 1992 में, पद्मश्री 1965 में, और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1994 में। फिर अरुणा सहायम, ये भी आपसे पूछा गया इसी बार एमटीएस में, अरुणा सहायम आपसे पूछा जा चुका है। तो अरुणा सहायम 1995 में पद्मश्री और 1993 में संगीत नाटक अकादमी। फिर आकार मेलवल्ली, आकार मेलवल्ली आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री 1991 में, पद्म भूषण 2004 में, और संगीत नाटक अकादमी 1997 में प्रदान किया गया था। फिर आती हैं प्रेमलता शर्मा, इनको पद्मश्री मिला था बच्चा 1998 में, और संगीत नाटक मिला था 1996 में। तो ये सारे जो लोग हैं ये संबंधित हैं भरतनाट्यम से, और ये इनके अवार्ड्स हैं। तो ये टेबल भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष निर्मित किया गया या फिर पारित किया गया। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं है तो हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। ठीक, तो भारत में जो जनगणना अधिनियम है वो 1948 में लागू हुआ। लेकिन पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी। कौन था? लॉर्ड मेयो। ठीक है, कौन था? लॉर्ड मेयो था। और जो पहली व्यक्ति मतलब रेगुलर जो जनगणना शुरू हुई
वो थे लॉर्ड रिपन, कब? 1881 में। इसके बाद हर 10 साल पर जनगणना होती आई। फिर 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कराई जाती है। क्लियर? समझ में आया? चलो अब इसमें कुछ और चीजें हैं। प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के रूप में। लॉर्ड मेयो मतलब क्या था? यहाँ पर अधिकारी था उस टाइम पर। फिर 1881 में पूरे देश में जनगणना कराई गई। अगर बात करें तो भारत विश्व का सबसे पहले नंबर पर है जनसंख्या के आधार पर। 1.4 अरब जो जनसंख्या है वो हो चुकी है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। लिंगानुपात है 940 प्रति 1000। ठीक है। और अगर आप बात करें साक्षरता दर तो पुरुषों की है 74.04, सॉरी ओवरऑल है 74.04, जिसमें पुरुषों की है 82.14 और महिलाओं की है 65.46। जनसंख्या वृद्धि दर ये नहीं पूछा जाएगा और ये शायद गलत भी है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा घनत्व। घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। शिशु लिंगानुपात है 919। सबसे अधिक साक्षर राज्य है केरल और सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार। तो ये डेटा आप याद रखेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि गणगौर उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये बच्चा आंसर डिपेंड करेगा आपका ऑप्शंस पे, क्योंकि गणगौर जो है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में छुटपुट मनाया जाता है। मेजरली ये मनाया जाता है राजस्थान में। तो अगर ऑप्शन में राजस्थान आंसर है तो राजस्थान सही हो जाएगा। तो गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान में और कौन कौन से उत्सव और मेले, लोक नृत्य क्या है? मरु महोत्सव कहाँ? राजस्थान में। याद कैसे रखेंगे? राजस्थान में मरुस्थल बहुत हैं, वहां पर बहुत तेज धूप होती है, तो तेजाजी मेला भी वहां पर लगता है। और गणगौर उत्सव आपने पढ़ लिया है। पुष्कर मेला, पुष्कर झील वहां पर है तो इसलिए लगता है। पशु मेला है ये। कौशल कुंभ मेला राजस्थान में लगता है। डेजर्ट फेस्टिवल, फिर से डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान में है तो डेजर्ट फेस्टिवल भी लगता है। धुलंडी भी वहीं लगता है। मेवाड़ राजस्थान में है तो मेवाड़ उत्सव भी और शीतलाष्टमी मेला वहीं पर लगता है। इसके बाद आपके पास है कि लोक नृत्य। तो घूमर, कालबेलिया, चरी नृत्य, गेर नृत्य, भवई, तेरह ताली, कच्छी घोड़ी, भपंग, अग्नि नृत्य और मड़िहार नृत्य, ये कहाँ कर हैं? ये सारे राजस्थान के लोक नृत्य हैं। इसमें घूमर, कालबेलिया ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि करेवा नामक मिट्टी हिमालय के किस भाग में पाई जाती है? तो करेवा मिट्टी जो है ये कश्मीर झील के निक्षेप के रूप में देखी जाती है। यहाँ पर बच्चा खेती की जाती है किसकी? करेवा मिट्टी में केसर की। केसर के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। क्लियर? इसका शाब्दिक जो अर्थ है उसका अर्थ है उच्च पठारी भूमि। तो जो झेलम नदी है उसके जो सहायक नदियां हैं, इनके मैदानी क्षेत्र में जो मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं करेवा मृदा। अब भारत में और जो मिट्टियां हैं उनको देखिए। जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मतलब होता है कि जो नदियां अपना गाद लेके लाती हैं और छोड़ जाती हैं उसको हम जलोढ़ बोलते हैं। ये उत्तर भारत में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। फिर काली मृदा। काली मृदा पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। ये कौन सा एरिया है? जहां पर आपका दक्कन का पठार फैला हुआ है, वहां पर काली मृदा पाई जाती है। फिर लाल मृदा, ये आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। फिर लेटेराइट। लेटेराइट केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिमी और पूर्वी घाट आप याद रखेंगे, यहाँ पर मृदा आपसे पूछा जा सकता है। फिर रेगिस्तानी मृदा, सिंपल सी बात है कि कहाँ पर? राजस्थान में। पर्वतीय मृदा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर पीली मृदा, ये आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स हैं वहां पाई जाती है। और लवणीय मृदा कहाँ पाई जाएगी? जहां पर पानी की मात्रा कम होगी, यानी कि राजस्थान, गुजरात, और जहां पर पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा यानी कि हरियाणा और पंजाब। ठीक है। चलिए अब आएंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल ये था कि ये लास्ट है, इसके बाद अगली क्लास में कवर करेंगे। तो इसमें पूछा गया है आपसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? ठीक, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की गई है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है
वो ये पूरी की गई थी किसके द्वारा? इसमें थे विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। ठीक, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 1940। इसको दिसंबर 1941 40 में गांधी जी ने क्या किया था? 41 में बंद करवा दिया था इसको। ठीक है, दिसंबर 1941 में गांधी जी ने इसको बंद करवा दिया था। फिर जनवरी 1942 में इसको नए रूप में फिर से चलाया था। अब कुछ सत्याग्रह यहाँ पर देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कहां पर? चंपारण बिहार में। यहाँ पर नील के जो खेती करने वाले किसान थे, उनके साथ जो शोषण हो रहा था, उसको रोकने के लिए गांधी जी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। क्लियर? उसके बाद अहमदाबाद बिल मिल मजदूर आंदोलन, ये हुआ था 1918 में अहमदाबाद में। यहाँ पर था कि जो मिल के मजदूर हैं उनको वेतन जो है वो नहीं दिया जा रहा था और उनका वेतन बढ़ाया नहीं जा रहा था, इसलिए। फिर आएगा खेड़ा सत्याग्रह, ये भी 1918 में हुआ था, खेड़ा गुजरात में। फिर असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था, संपूर्ण भारत में चलाया गया था इसको। फिर नमक सत्याग्रह, नमक कानून को तोड़ने के लिए 1930 में दांडी मार्च के रूप में भी इसको बोलते हैं, दांडी गुजरात से किया गया था। फिर गांधी जी ने बेलगाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1924 में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मात्र एक ऐसी इसकी एक ऐसा मतलब सत्र था कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो एकमात्र सत्र था, तो बेलगाम सत्र जो हुआ था इसको आप याद रखेंगे। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ये बड़े लेवल पर जब किया गया अखिल भारतीय स्तर पर 1942 में, और ये लास्ट आंदोलन था जो अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा, करो या मरो। इसके बाद आ जाएगा आपका बच्चा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 के बीच में चलाया गया था। इसमें यह था कि हम जो कांग्रेस सॉरी जो अंग्रेज हैं उनकी चीजों का बहिष्कार करेंगे, उनकी संस्थाओं का बहिष्कार करेंगे और उनको उनके किसी भी सेवा का लाभ भारतीय नहीं लेंगे। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट आंदोलन है गांधी जी के द्वारा, ये उनकी सूची है। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और अगली क्लास आपको चाहिए या नहीं ये आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि अपने पास 150 के 150 क्वेश्चन सारी शिफ्ट के हैं। ठीक है, तो जीएस पूरा मैं अपने तरफ से जिम्मेदारी लेता हूं, मैं आपको करा दूंगा। अभी आप देखें तो यहाँ पर आपके लिए ये सारी चीजें प्रॉपर रखी हुई हैं। इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे, आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा उसके आधार पर। ठीक है, तो ये क्लास यहीं तक रखते हैं बच्चा। आप लोगों को पढ़ा के बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।